नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो कोई डिफेंस अपडेट या डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड वीडियो नहीं है। आज का वीडियो कुछ अलग टॉपिक पे है। तो दोस्तों, YouTube पे स्क्रॉल करते करते मुझको एक पाकिस्तानी डिफेंस चैनल का वीडियो दिखा जिसका नाम UFK करके कुछ था। इस चैनल का अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस भी हमें देखने को मिला, यानी पाकिस्तान में यह चैनल काफी पॉपुलर भी है। तो फ्रेंड्स, जब मैं इस वीडियो के थंबनेल को देखा तो इसमें आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, और जब मैं इस वीडियो को पूरा देखा तब मुझसे रहा नहीं गया। मैं भी सोचा कि इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाना चाहिए ताकि इस पाकिस्तान के नादान यूट्यूबर को सही नॉलेज मिल सके कि आत्मनिर्भर भारत या फिर मेड इन इंडिया आखिर चीज है क्या, और डिफेंस सेक्टर में ये स्कीम कितना सफल रहा। मैं आपको पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकता, पर कुछ छोटे छोटे क्लिप्स को आपके साथ शेयर करके इस भाई साहब के सारे मिथ को तोड़ने की कोशिश करूंगा। हैं कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रशिया का दौरा किया तो उस वक्त इंडिया के मीडिया ने इसको इतना उछाला कि जैसे पाकिस्तान कोई क्राइम करने जा रहा है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का काफी सालों बाद ये एक बायलैटरल पहला दौरा था। इससे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आई बिलीव 1999 के अंदर रशिया के बायलैटरल दौरे के ऊपर गए थे। बीच में पाकिस्तान के 2 प्रेसिडेंट्स ने भी रशिया का दौरा किया था, लेकिन वो एक बायलैटरल दौरा नहीं था। लेकिन ये किसी भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का तकरीबन 23 साल के बाद रशिया का पहला बायलैटरल दौरा था। एनीवे, इंडिया के मीडिया के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा बातें हुई कि पाकिस्तान को शर्म नहीं आती कि वो इस वक्त जो है वो रशिया का दौरा कर रहा है, जबकि रशिया ने इस वक्त इन्वेजन कर दिया यूक्रेन के ऊपर। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो इंडिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, उसमें इंडिया ने रशिया को कंडेम नहीं किया। सिर्फ इंडिया ने ये कहा कि ये जंग नहीं होनी चाहिए, जो कि इस वक्त सारी दुनिया कह रही है। लेकिन किसी भी तरह से इंडिया ने अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर रशिया को जो है वो कंडेम नहीं किया। और रशिया को कंडेम ना करने की क्या वजह थी, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो के शुरुआत में ही जैसे कि आपने देखा कि ये भाई साहब इमरान खान के रशिया दौरे के ऊपर बात कर रहे थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था ये कह के कि ये किसी भी पाकिस्तानी पीएम का 23 साल बाद रशियन दौरा है, मगर फिर अचानक इंडिया को इसके बीच खींच लिया गया, जिसमें ये भाई मौजूदा चल रहे रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया के स्टैंड के ऊपर सवाल उठाया कि क्यों इंडिया खुल के रशिया के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। जब रशिया की बात आती है तो वहाँ पे इंडियंस चुप कर जाते हैं। आज मैं आपको वो रीजन बताऊंगा कि रशिया के कौन कौन से एहसान आता है इंडिया के ऊपर, जिनकी वजह से इंडिया जो है वो रशिया के खिलाफ नहीं लड़ा। फिर जब जंग शुरू हुई तो उस वक्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने तकरीबन 27 ममालिक के सरबराहान को जो है वो कॉल्स की और उनसे कहा कि जी आप यूक्रेन की मदद को आए। ना नेटो यूक्रेन की मदद को आया, ना अमेरिका यूक्रेन की मदद को आया, ना कोई और यूक्रेन की मदद को आएगा। आप ये जो क्लिप देखे, इसमें ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने 27 कंट्रीजों के सुप्रीम को कॉल लगाया, जिसमें हमारा पीएम भी शामिल था। इस बात को देखते हुए मुझको सबसे ज्यादा हंसी आई कि तुमको इस बात को बताने में शर्म नहीं आया। यूक्रेन ने 27 ममालिकों को कॉल किया पर इमरान खान को कॉल नहीं लगाया। तुम्हारा आर्मी वर्ल्ड में इतना पावरफुल है, फिर भी तुमको यूक्रेन ने कॉल नहीं लगाया। बहरहाल एनीवे, यूक्रेन ने इंडिया से भी रिक्वेस्ट की कि आप रशिया के बहुत ज़्यादा करीब हैं, आप रशिया को जो है वो कन्विंस करें कि वो हमारे ऊपर हमला करना छोड़ दे। इंडिया किस मुंह से रशिया को ये कहेगा? इंडिया के पास वो ग्राउंड ही नहीं है कि वो रशिया को ये कह सके कि आप ये काम करें और ये काम ना करें। भाई, इंडिया जरूर कहा है रशिया को इस जंग के ऊपर कुछ बातें। तुम्हारे जानकारी के लिए ये बता दें कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन कॉल में इस जंग के ऊपर बातचीत हुआ है, और फिर भी इंडिया को किया जाता है कि इंडिया रशिया को इस जंग के खिलाफ कुछ कहे। मैं अपने चैनल के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ ना, तो कमेंट्स के अंदर मैं देखता हूँ इंडियंस ये कह रहे होते हैं भीख मंगे, इस तरह के अल्फाज यूज कर रहे होते हैं। वेल, आज जो मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करने लगा हूँ उसमें आपको पता लग जाएगा कि भीख मंगा कौन है। और ये जो सुपरमैन मोदी ने इंडिया को आगे लगाया हुआ ना, वो मेड इन इंडिया का जो एक लॉलीपॉप दिया हुआ है, आज उसका सारा पोल खोल के रख दूंगा। और वो जो इंडियंस का एक नारा है, पता नहीं उसको क्या वो किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, आत्मनिर्भर भारत, आज उसकी भी सारी पोल खोल के रखता हूँ। इंडिया की डिफेंस नीड्स क्या है और उन डिफेंस नीड्स को पूरा करने के लिए इंडिया खुद अपने मुल्क में क्या चीजें बनाता है और रशिया से मांगता कितना है, वो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि भीख मंगा कौन है। अगर तुमको और तुम्हारे पाकिस्तान को भीख मंगा कहा ही है तो गलत क्या किया? तुम तो हो ही भीख मंगी। पूरी दुनिया को मालूम है तुम कहां से लोन लेके रखे हो। और फिर बात आता है आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। जैसे कि आपने देखा कि ये भाई एक नॉर्मल से वर्ड को भी कहने से हकला रहा है। दरअसल ये इस भाई की गलती नहीं है, पूरा कंट्री ही है जाहिल गवार। और अगर कहे इस आत्मनिर्भर भारत वर्ड की, तो ये आया संस्कृत लैंग्वेज से। तुम जो कहते हो ना उर्दू, ये भी इसे संस्कृत से निकला है। विश्वास नहीं होता तो गूगल कर लो। फिर ये भाई आता है असल मुद्दे पे और इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर आलोचना करना शुरू करता है। अब वीडियो को आगे देखिए, उसके बाद मैं सही प्रूफ के साथ इस भाई के ख्वाब को तोड़ूंगा।
2016 से लेकर 2020 तक रशिया ने जितनी भी आर्म एक्सपोर्ट्स की हैं उनका 23% जो है वो इंडिया को गया। यानी कि अगर 5 सालों के अंदर रशिया ने $100 बिलियन की एक्सपोर्ट की है तो $23 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ इंडिया को की है। और इन्हीं 5 सालों के अंदर इंडिया ने जितनी भी इंपोर्ट्स की हैं उनका 49% जो है वो रशिया से है। तो इंडिया किस तरह से रशिया के खिलाफ बात कर सकता है कि आपने यूक्रेन के अंदर जंग क्यों लगाई? देखो भाई, अगर इंडिया रशिया के साथ कोई डिफेंस डील करता है तो इसमें जितना फायदा इंडिया को है उससे काफी ज्यादा फायदा रशिया को होता है। इंडिया अगर चाहे तो डिफेंस इक्विपमेंट्स को वेस्टर्न कंट्रीजों से भी खरीद सकता है। इंडिया तुम्हारी तरह नहीं है कि आखिरी और एकमात्र भरोसा सिर्फ चाइना है। जो कुछ खरीदना हो या फिर मांगना हो चले जाओ कटोरा लेके चीन के पास। और अगर वही डिफेंस इंपोर्ट की बात करें तो पिछले 5 साल में इंपोर्ट का ग्राफ 33% नीचे गिरा है और यही साइन है मेक इन इंडिया की डिफेंस सेक्टर में। तो इंडिया किस तरह से रशिया के खिलाफ बात कर सकता है कि आपने यूक्रेन के अंदर जंग क्यों लगाई? अगर मोदी ने ये बात की तो पुतिन बम्बू दे देगा मोदी को। ये जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो ना, इसको देख के ही लग रहा है कि आप जाहिल हो। अब ये भाई देता है 2016 to 20 के डील के हिसाब। पहले तो ये बता दे कि ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट ही हुआ था 2014 के बाद। फिर भी ये भाई प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए शुरू किया आज से 10-12 साल पहले की डील्स के लिस्ट। तो आप कह रहे हो कि इंडिया डीजल इंजन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। आपको पता है कि किस किस कंपनीज के ट्रक्स इंडियन आर्मी में यूज होता है? इसमें आता है टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड जैसे वर्ल्ड क्लास कंपनीज, जो सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बाहर के देशों के लिए भी ट्रक्स मैन्युफैक्चर करता है। और तुम इन्हें कह रहे हो कि ये इंजन नहीं बना सकते। दरअसल ये सब तुम्हारे समझ से परे है। अगर ज्यादा कुछ जानना हो तो टाटा के ऊपर सर्च कर लो, तब अगर कुछ तुम्हारे अकल में घुसे। अब आगे भी कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिस्ट में ये भाई लाते हैं कॉन्कर्स एटीजीएम की डील। तो भाई ये जो एटीजीएम है इसे मेक इन इंडिया के तौर पे ही बीडीएल इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है। और भाई स्वदेशी टेक्नोलॉजी की बात आए तो इंडिया नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी डेवलप किया है। अगला है सी सर्च रडार की बात। तो बीईएल खुद एल बैंड 3D सी सर्च रडार को बनाता है और एक्सपोर्ट भी किया है। अगर ब्रह्मोस की बात करें तो भाई ये इंडिया और रशिया ज्वाइंटली डेवलप किया है। आपके जानकारी के लिए ये बता दें कि इनको खरीदने के लिए रशिया को ऑर्डर नहीं करना पड़ता। ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है, JF-17 की तरह नहीं जो पाकिस्तान में असेंबल होता है। अगर फिर भी आप कहें कि JF-17 पाकिस्तानी मेड है तो ऊपर आई बटन में वीडियो देख लीजिए। अगला है RBU-6000। ये दरअसल एक एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है। भाई इसको तो इंडिया इंपोर्ट करता है, मगर इसमें जो रॉकेट यूज होता है वो ARDE के द्वारा स्वदेशी डेवलप्ड है। अगर T-90 की बात करें तो इसे भी इंडिया मेक इन इंडिया के तौर पे ही चेन्नई के हेवी व्हीकल फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करता है। इसके बाद भाई कुछ MiG-29 की बात कर रहे थे कि 2008 में MiG-29 की एक डील साइन हुआ था। मैं तो इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं ढूंढ सका। शायद भाई 2010 की बात कर रहे थे, मगर पढ़ाई लिखाई ना जानने की वजह से गलती हो गया। अगला है BMP-2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल। तो भाई इसे भी मेक इन इंडिया के अंडर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ही मैन्युफैक्चर करता है। और Su-30 MKI की बात करें तो इन्हें भी HAL के द्वारा लाइसेंस प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके इंडियन कंपाउंड्सों को ही इस्तेमाल किया गया है। हम तुम्हारी तरह नहीं है कि JF-17 को असेंबल करके अपना बता दे। तलवार क्लास की फ्रिगेट्स की बात करें तो इसे भी रशिया के बल्टिस्काई जवोद, यंतर शिपयार्ड और इंडिया के गोवा शिपयार्ड मिलकर बनाया है। जो आप इगला एस की बात कर रहे हो इसे भी इंडिया कुछ दिन पहले कैंसिल कर दिया है क्योंकि हमारे पास DRDO के द्वारा विकसित मैनपैड मौजूद है। 740 के करीब AL-31 टर्बोफैन इंजन जो है उनका ऑर्डर किया गया, ये 2012 के अंदर था। इन 740 में से 560 जो है वो 2020 तक इंडिया के हवाले कर दिए गए थे। ये AL-31 टर्बोफैन इंजन वही हैं जो इंडिया अपने Su-30 MKIs के अंदर इस्तेमाल करता है। यार वो कावेरी भी एक इंजन था, वो कहाँ गया? वो मेरा ख्याल है इस AL-31 से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। एनीवे देखते हैं। बहरहाल आगे चलें, अभी तो और भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। भाई आप कैसे कावेरी को AL-31 के साथ कंपेयर कर सकते हो, जहां कावेरी का ड्राई थ्रस्ट है 52 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट है 81 किलो न्यूटन। तो वही KL-31 का ड्राई थ्रस्ट 76.2 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट है 122.6 किलो न्यूटन। इसीलिए कहता हूं कि सही नॉलेज हासिल करो पहले, आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता। और अगर कावेरी इंजन की सक्सेस की बात है तो इसका ड्राई वेरिएंट हमारे फ्यूचर UCAV प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाएगा। और जो एक्सपीरियंस DRDO ने हासिल किया उसी एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके सैफरन के साथ हम 120 किलो न्यूटन वाले इंजन को डेवलप करने जा रहे हैं। हमने कम से कम कोशिश तो की, तुम अपनी बात करो। और अगर दिखा सको तो एक एग्जाम्पल दिखा दो कि कौन सा देश पहले कोशिश में ही एक इंजन को सक्सेसफुली डेवलप कर सका। इसके लिए तुम अपने पापा चाइना का एग्जाम्पल भी उठा सकते हो, जिसके पास इमरान खान हमेशा कटोरा लेके पहुंच जाता है। अब आपने कहा कि इंडियन S-400 के ऊपर ज्यादा नॉलेज नहीं रखता,
और रसिया इंडिया को 250 किलोमीटर रेंज वाले 48 N6 मिसाइल ही S-400 में दिया है, 400 किलोमीटर वाले 40 N6 मिसाइल नहीं। तो पहले आप एक बात बताओ, क्या इंडिया तुम्हारी तरह पागल है? अगर हमें 250 किलोमीटर वाले मिसाइल सिस्टम ही खरीदना होता तो हम S-300 खरीद सकते थे, या फिर और भी कई सारे इस रेंज के अंदर डिफेंस सिस्टम मौजूद है इससे भी कम कीमत पे। हम खामखा इतने डॉलर्स पे करके S-400 ही क्यों खरीदते? इसके बाद अगर कोई डेटा शेयर करो तो अपने हिसाब से नहीं, प्रूफ के साथ शेयर करना सीखो। हम तुम्हारी तरह नहीं है कि चाइना जो भी भीख में दे दे वही खुशी खुशी ले ले। तुम तो शायद जेट भी चाइना से भीख में ही लिए हो। और किसी भी इंडियन से S-400 की बात करो, 400 किलोमीटर दूर से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 27 फरवरी आया, करते ही रह गए, 28 नहीं आई फिर। और हाँ भाई, 27 फरवरी तो आया ही था, पर उससे पहले 26 फरवरी में आया था, ये शायद तुम भूल रहे हो, जब तुम्हारे घर में घुस के 80 किलोमीटर अंदर जाके इंडियन एयरफोर्स बम मार के आया था और तुम्हारे PAF को इसकी भनक भी नहीं लगी। और हाँ, अगर 27 फरवरी की बात हो ही रही है तो F-16 को भूल मत जाना। अगर आप चाहो तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट में बताइए। और हाँ भाई, आपने वीडियो को खत्म बहुत ही तगड़े तरीके से किया है भाई। डिफेंस इंडस्ट्री में इंडिजिनाइजेशन की बात अगर आप करें तो हम सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमने फाइटर जेट्स बनाया, हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। हम अटैक हेलीकॉप्टर, ट्रेनर जेट्स, सबमरीन्स, फ्रिगेट्स, वॉरशिप्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट कैरियर सब कुछ बना सकते हैं। तुम अपनी तरफ देखो, क्या आज तक कुछ अपने दम पर बनाया है? जो कुछ भी तुम कहते हो कि मेड इन पाकिस्तान, वो सारे के सारे चाइना से भीख में लेके पेंट करते हो। आज हम स्पेस सेक्टर में तुमसे कई ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, हमारा GDP अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, और तुम अब तक क्या किए? सिर्फ आतंकी पालना और इंडिया के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाना। कोई थूकता नहीं पाकिस्तान के नाम पर। तुम भी जानते हो कि पूरी दुनिया में तुम्हारी औकात क्या है और हमारा स्टैंड कहाँ है। इसके सेकंड पार्ट में मैं उन सारे इक्विपमेंट्स की लिस्ट लाऊंगा जो तुम चाइना से भीख में लिए हो, और उसी पार्ट में मैं इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर भी बात आगे बढ़ाऊंगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि इंडिया अपने दम पे क्या कुछ बना सकता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।